कोरोना की फाइट में जनता का साथ अपने को प्राप्त करना है, जनता की सुरक्षिता के लिए। कोरोना की फाइट में जनता का साथ अपने को प्राप्त करना है, जनता की सुरक्षिता के लिए। आप लोग हमारी मदद के लिए हैं, इसलिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। मार्च के महीने में मीडिया ने आपका 2 मुद्दों पर काफी वक्त बर्बाद किया। एक तबलीग को लेकर सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया, इस बीमारी को धर्म से जोड़ देने के लिए, लेकिन बाद में तस्वीरें अपने आप आपको समझ में आ गई। दूसरा प्रयास किया, जानते हुए भी कि वैज्ञानिक तथ्य इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन बार बार ये मुद्दा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर अलग अलग चौराहों पर उठाया गया कि जब तापमान बढ़ जाएगा तो कोरोना मर जाएगा। अब हम जिस महीने में खड़े हैं, तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में ही 42-44 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसी दौरान दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 मामले आए हैं नए, और दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 12,300 से अधिक हो गई है। देश के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप चल रहा है और कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या अलग अलग कारणों से बढ़ती जा रही है। तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका तापमान से कोई संबंध नहीं है। आपका टाइम मैंने बचा दिया। अब हम आते हैं मुंबई पर। मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 41,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है, लेकिन मुंबई में अकेले 25,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या है। क्या मुंबई किसी गहरी आशंका को समझ चुकी है, जिसकी तैयारियों को देखते हुए ऐसा लगता है? आखिर क्यों मुंबई में मुर्दा घरों की तैयारी हो रही है, तलाश हो रही है, नए नए शवों को रखने के लिए कैबिनेट बनाए जा रहे हैं? दूसरी तरफ हजार बिस्तर के अब अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो मुंबई की इन 2 तस्वीरों को लेकर हम बात करना चाहते हैं अपने सहयोगी अभिषेक से और सोहित मिश्र से। दोनों से हम बात करना चाहते हैं। अभिषेक, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जो कई घटनाएं हुई, आपने सुबह सुबह जो समाचार भेजा है कि बीएमसी ने अब आईएएस अधिकारी को कमान में दे दिया है, बीएमसी ने मुर्दा घरों में कैबिनेट बनवाने का फैसला किया है, तो इस फैसले का आधार क्या है अभिषेक? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मौत सुकून से नहीं मिल पा रही है लोगों को, ये एक सच है। और ये सच इस वजह से है क्योंकि हमने साइन के हॉस्पिटल बता दी, और दूसरी कई सारी हॉस्पिटल बता सकते हैं, राजावाड़ी के हॉस्पिटल बता सकते हैं, जीटी हॉस्पिटल बता सकते हैं, नायर हॉस्पिटल बता सकते हैं। जितनी भी सरकारी अस्पतालें हैं वैसी ही हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, उनका कहना है कि देखिए, आप लोगों का ध्यान अब सरकारी अस्पताल पे जाने लगा, लेकिन सरकारी अस्पतालें तो ऐसी ही हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पे तो गरीब जाता है, लेकिन अब चूंकि मध्यम वर्ग भी जा रहा है, चूंकि मीडिया भी जा रहा है, तो शायद अब ध्यान ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। बहुत कुछ इसलिए बदलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे जो संख्या है, जो सवाल है आपका कि आखिरकार इतना क्यों कुछ बदल रहा है, तो 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आशंका है वो हम और आपको अकेले नहीं है, लोगों को अकेले नहीं है। नंबर्स कुछ भी बोलते रहें, शायद जनता को भी उन नंबर्स पे जो हम 25,000 की टैली बताते हैं कि 800 लोग मर गए, ये हकीकत से थोड़ी से ज़्यादा दूर हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग घर में होम क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। लोगों को लगता है बुखार अगर है तो जब तक बुखार शांत नहीं हो जाता तब तक वो कोशिश करते हैं। और अब हालत ये है कि शहर में बेड नहीं है, कम से कम सरकारी अस्पतालों में तो कोई बेड नहीं है। मैं अपने अनुभव से रवीश ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि 2 लोगों के लिए हमने कोशिश की कि उनको किसी तरीके से सरकारी अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल में उनको बेड मिल जाए। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके आपको बुखार का, गंभीर बुखार के लिए एक कोई बेड मिलता है। तो और वो भी पैसे होने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं थे इस वजह से आप नहीं मिल पा रहा था, पैसे होने के बावजूद भी नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। तो जो आपका मुद्दा है मुर्दा घर का, तो देखिए, जो सामान्य तौर पर जो शहर के बहुत सारे अस्पताल हैं वहाँ पे मुर्दा घरों की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो मॉर्चरीज होते हैं या जो मुर्दा घर होते हैं वहाँ तक कोई जाता भी नहीं है। वो इतने बुरे हालत में होते हैं रवीश की, उसमें मान लीजिए 6 बॉडी के लिए कैबिनेट बने हुए हैं, वहाँ पे 10-10 बॉडी डाली जाती हैं।
मोड़ के बॉडी डाली जाती हैं। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने पहले भी एनडीटीवी में स्टोरीज की होंगी या की हैं, जो हमारे दर्शकों को याद होंगी कि किस तरीके से बॉडी वहाँ पर रेट मतलब चूहे खा रहे होते हैं। वो तो तैयार ही नहीं है, अटेंडेंट नहीं होते हैं मुर्दा घरों में। तो अब लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप इतनी सारे मुर्दा को शवों को रखेंगे कहाँ? आपकी तौहीन होती है अगर आप आपको सवाल खड़े किए जाते हैं कि आप अगर मुर्दा को वहीं पर रखेंगे। तो इन्होंने प्रोटोकॉल बदल दिए, इन्होंने है ना सारे, जैसे कहते हैं हर चीज़ का क्विक फिक्स। ये जो एनडीए में एक्ट है ये दरअसल लोगों को इतनी सारी ताकतें दे रहा है, आईएएस अधिकारियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को, कि आप कोई भी नियम किसी भी तरीके से जैसा मन करेगा वैसे बदल सकते हैं। जैसे कि पहले ये था कि आप कोविड टेस्ट, जो डेड बॉडी है या जो शव है उसको वो पॉजिटिव है नहीं, उसको दहन के पहले या उसको कब्रिस्तान ले जाने के पहले आप तय कर लें। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं बची है, दिल्ली में भी नहीं है। अब आप कोविड प्लस थे या नहीं थे ये आपको किसी को नहीं पता, आपके परिजन को भी नहीं पता है। मृत्यु हो गई, मृत्यु ये सच है, और उसके लिए अब आप उनको दहन करने के लिए ले जाइए, और वहां पे दहन जहां करने जाएंगे वहां पर वेटिंग है, इसलिए अब कैबिनेट बनानी पड़ रही है। तो ये बिल्कुल वैसी है कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थे जी। बिल्कुल, और ना अब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो चीज़ें दिख रही हैं वो तैयारी के नाम पर ऐलान या कुछ कोशिशें दिखती हैं, पर ये बड़ा ही विचित्र स्थिति है कि आप शवों को ले जाएं और पता ना रहे कि कोविड है या नहीं। हम अभी भी इस बीमारी को लेकर ठीक ठाक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम मजाक में ले रहे हैं। अभिषेक, एक दूसरा सवाल ये था कि ये जो मार्च हुआ है मुंबई में, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? जो केंद्रीय पुलिस बल और CISF का फ्लैग मार्च कराया गया अलग अलग इलाकों में। देखिए, दो वजह हैं। एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो बेहद लापरवाह लोग हैं और उनको किसी की पड़ी नहीं, उनको खुद के स्वास्थ्य की नहीं पड़ी हुई है और दूसरे को स्वास्थ्य की तो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है। उनकी भी उसी तरीके से आलोचना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, क्योंकि मैं A वार्ड में गया, B वार्ड में गया, मैं धारावी के वार्ड्स में गया हूँ, और ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि लोगों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं लगाते। ऐसा लगता है कि वो उनके इलाके में हुए कोरोना का बदला पूरे एक समाज से ले रहे हैं और खुद से भी ले रहे हैं। वो एक हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि मुंबई पुलिस बेहद थक चुकी है। क्यों? क्योंकि उसका जो मोरल है, जो उसका नैतिक बल है, वो पूरी तरीके से जार हो चुका है। 2 महीने के लिए उसने कभी तो सोचा भी नहीं था कि टेंट लगा के वो सड़क पर बैठेगा। और उसके जितने अधिकारी और जितने मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पुलिस अधिकारियों का कि जिस तरीके से टेस्ट होने चाहिए वैसे नहीं हुए हैं रवीश। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर टेस्ट होते तो हमसे बहुत अरसे से पहले से कांस्टेबल कह रहे हैं कि हमारे पूरे पुलिस फोर्स के आप टेस्ट कराएंगे तो ज़्यादातर लोगों को क्वारंटीन करना पड़ेगा। और वही वजह है कि आज इतने 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं कोरोना की वजह से। तो ये एक सच है कि पुलिस पस्त पड़ चुकी है। तो उनको बचाने के लिए या उनको मदद करने के लिए एक CISF या अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां उन इलाकों में ज़्यादा लगाई गई हैं जहां पर देखने में आया है कि लोग पुलिस की नाफरमानी कर लेते हैं, या फिर जहां पर एक तरीके से डर बैठाना ज़रूरी है कि आप घर में रहिए नहीं तो हम आपको एक्शन लेंगे। तो ये जो डर बैठाने वाली बात है ये ज़रूर है। इसके अलावा कोई विकल्प शायद नहीं लग रहा है मुंबई पुलिस या अर्धसैनिक बलों जी। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, हम जानना चाहते हैं कि आज एक और खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड जो बिस्तर हैं वो BMC ने ले लिए हैं, और कई जगहों पर BMC या MMRDA जो मुंबई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हजार कैपेसिटी के अस्पताल बनवाने में लगी हुई है। फिर भी ये 80% बिस्तरों को लेने की बात को आप क्या समझ रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? रवि जी, देखिए, हाल ही में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी राज्य के लोगों से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि जो पीक है वो अब तक नहीं आया हुआ है, और जब पीक आएगा तब जो है मामले और बढ़ेंगे। उनका मानना है कि मई के एंड में या फिर जून के शुरुआत में ये पीक आ सकता है। और अगर पीक नहीं आया हुआ है और उसके अलावा अगर 41,000 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में आते हैं, 25,000 से ज़्यादा मामले केवल मुंबई में आते हैं, तो इसको देखते हुए अब बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें घंटों का इंतजार करना पड़ता है। अभी एक तस्वीर कल डोंबिवली से आई है, मुंबई से सटे डोंबिवली में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसने जब फ़ोन करके बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो वहां पर कहा गया अभी फिलहाल एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है या एम्बुलेंस
वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, आप पैदल आइए। तो सरकारी अस्पतालों में क्योंकि ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर जगह की भी कमी है। तो आप समझिए कि एक आदमी जो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमित है, वो करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलता है। जिस तरह से अभी हमने अभिषेक को सुना कि बहुत जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा है, तो जब वो चल के भी जा रहा होगा, क्या पता कितने लोगों से वो संपर्क में आया होगा, कितने लोगों से वो मिला होगा या कितने लोग उसके आसपास से गुजरे होंगे। तो जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए करीबन 80% जो बेड्स हैं वो प्राइवेट अस्पताल के रखे जाएंगे। अब इसका निर्णय ले लिया गया है एपिडेमिक एक्ट के तहत। अब ये सारे निर्णय ले लिए गए हैं। उसके अलावा इन बेड्स पर जिस तरह से कितने चार्जेस होंगे हर जगह के, उसके भी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं तो आप समझ जाएं कि कितने चार्ज लगेंगे, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कोई रूटीन वार्ड या आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पर 4,000 रुपये प्रतिदिन लिया जा सकता है। बिना वेंटिलेटर वाला आईसीयू में 7,500, वेंटिलेटर सपोर्टेड आईसीयू में 9,000 रुपये, और ऐसे करीबन 270 ऑपरेशन और इलाज के दर तय किए गए हैं, जिसमें सर्जरी या कैंसर का भी इलाज शामिल है। ये इसलिए करना जरूरी था रवि जी, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को लाखों रुपए भरना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की हुई है कि ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स तनाव में है तो डॉक्टर ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जब बिल आता है वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का बिल लोगों के पास आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब बेड्स को ज़रूर बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर होगा, क्योंकि अभी भी लोग बाहर आकर या अगर उनको कोरोना उनके में कोई लक्षण है तब भी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये हमने मालेगांव में भी देखा था, जब इससे पहले हमने बताया था कि वहां पर किस तरीके से कब्रिस्तान में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं। तो जरूरी है कि कॉन्फिडेंस भी लाया जाए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि अगर ये आप बेड्स ला रहे हैं तो लोग आएं और ताकि कोरोना के संक्रमण पर कहीं ना कहीं हम काबू पाया जा सके। एक चीज है कि मुंबई में लाखों की संख्या में लोग बाहर गए, 10 लाख, 20 लाख, न जाने कितने लाख बाहर चले गए, लेकिन इसके बाद भी मुंबई की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा हिस्सा वो उस शहर में रह रहा है। और अगर ये स्थिति है मुंबई में, जहां कभी जो संख्या कभी भारत की हुआ करती थी, अकेले मुंबई की है, 25,000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और ख़ासकर जैसा सोहित बता रहे हैं कि अस्पतालों का, तो अहमदाबाद से भी, वहाँ के मीडिया में भी काफ़ी कुछ छप रहा है, दूसरे इलाकों से भी, कि प्राइवेट अस्पतालों की दरें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस महामारी का जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं और जिस पर हम जोर दे रहे हैं, वो ये बताने के लिए कि इस बीमारी को आप हल्के में मत लीजिए। सरकार ने हवाई जहाज़ चला दी, उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें मिडिल सीट की जगह कहा गया कि तीनों सीट पर यात्री बैठेंगे, क्योंकि ना बैठाएं तो भी फायदा नहीं है। सरकार अपनी सुविधा से नियम बना सकती है, तोड़ सकती है। अब जैसे आलोचना होने लगी कि संख्या आप देखिए बढ़ती जा रही है, और स्पेन और इटली की तरह लोग जो हैं, जितनी संख्या है एक्टिव मरीजों की उतनी भारत में हो गई है इस वक्त। तो तुरंत एक नया मॉडल लाया जाता है। नया मॉडल लाकर क्या बताया जाता है कि अगर तालाबंदी नहीं हुई होती तो लगभग 80 लाख के करीब, 70 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए होते और 37,000 से लेकर 80,000 के करीब लोग मर गए होते। तो तरह तरह से मॉडल लाए जा रहे हैं, जो मॉडल में दावेदारी की जा रही है। हम सब पत्रकार भी सक्षम नहीं हैं कि इस स्टेटिस्टिक्स के खेल को या क्या पैटर्न है उसकी कमियों को पकड़ सकें। तो फायदा हो जाता है कि एक संख्या बता दी जाती है कि तालाबंदी सफल हो गई है। कितनी बार और कितने तरीके से आप ये जानना चाहते हैं कि तालाबंदी सफल हो गई है, जबकि आपको खुली आंखों से दिख रहा है कि इसकी सफलता वैसी तो बिल्कुल ही नहीं है जिस तरह के मॉडल ला कर दावे किए जाते हैं। एक बार मॉडल लाया गया कि 16 मई को संख्या 0 हो जाएगी, ये एक मॉडल लाया गया तालाबंदी को सफल बताने के लिए, लेकिन उस दिन आप देख लीजिए कि 18-19 तक हम 1 लाख पार कर गए। अब मॉडल लाया गया है कि अगर हम नहीं करते तालाबंदी तो, वो मॉडल ये क्यों लाया जा रहा है कि मेरी ये बात याद रखिएगा, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना बहुत याद आने वाला है। अभी हम सिर्फ इस बीमारी के नजर से देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि कितने लाख लोगों की नौकरियां गई होंगी। कोई डेटा नहीं है इस देश में, कुछ आंकड़ा नहीं है। अभी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 35 लाख नए लोगों ने मनरेगा के लिए जॉब कार्ड बनवाने का आवेदन किया है। 35 लाख, यहां वहां से आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अब इनबॉक्स में आने लगे हैं कि हमारी सैलरी चली गई है, नौकरी से 200 लोगों को निकाल दिया, 8 लोगों को निकाल दिया, तो 20 लोगों को निकाल दिया।
न जाने ये तबाही किस रूप में आ रही है और किन गलतियों के कारण आ रही है, इसका सही मूल्यांकन हम अभी चलते चलते पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली खुली है, जिस दिल्ली में 40 डिग्री से अधिक तापमान होने पर 12,300 से अधिक मामले हो चुके हैं, देखिए कि लोग गाड़ियों का उसी तरह का जाम फिर से लौट आया है आईटीओ पे। खाना सही से नहीं मिलता है आप लोग? नहीं, नाश्ता लंच कुछ भी नहीं किए। पानी भी वो टंकर के खिलाता है, बिस्लरी के एक दिन ला देता है, क्या बोलता है पानी दूध भी नहीं मिलता, नहीं मच्छरदानी मिलता है, पंखा चलता जो भी नहीं देता, हवा हुआ देता है। जिस रूम पे सोने के लिए था उसी रूम का बगल में इतना अगर कचरा रहेगा तो कोरोना से तो पहले देश को बीमार हो जाएगा इंसान। सूखा खाना से क्या होगा? और भी तो भूखा सब मर जाएगा। सब्जी उब्जी तो देना चाहिए, कम से कम घूमने देना चाहिए। सुबह सुबह सूखा मुड़ी खा के क्या करेगा? मर नहीं जाएगा। सर देखिए, हाँ और कुछ दे ना रहा, कुछ नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है? खाना खाए तो खाइए ना, तो जाइए यहाँ से। मैडम बोला खोल देगा। किसको बोला? खाना पधारे आ जाते हैं, लाठी दिखाते हैं, आराम से रहिए, हर खाना मिलेगा आपको। मिलता है कुछ नहीं हम लोगों का। हम लोग सीओ सर से बात किए हैं तो सीओ सर बोलेंगे घर से खाना मंगाओ, तो सर घर से कब तक खाना मंगाया जाएगा? बोल रहा है पास में घर है आपको, खाना मंगा लो, अब कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी की व्यवस्था में हम लोग गए। आप देख रहे हैं देश की बात। गरीब और मजदूर की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं है, उससे भी बड़ी समस्या यह है कि वो ट्विटर पे नहीं है, वरना ऐसी तस्वीरों और शिकायतों से इस तरह की तस्वीरें ट्रेंड हो जाती कि सुपर पावर इंडिया और बात बात में अचीवमेंट देखने वाले लोगों को पता चल जाता कि जमीन पर हकीकत क्या है। बिहार में कम से कम अब इस तरह की घटना ज्यादा बढ़ने लगी है। 2 जगह से ही घटना मेरे सामने है कि मजदूर जो क्वारंटीन सेंटर में है उसे कोरोना के शक में उसने आग लगा ली, आत्महत्या का प्रयास किया तो किसी ने फांसी लगा ली, कोई कूद गया। बहुत जरूरी है कि इस वक्त उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाए, लेकिन यहां पर तो भोजन नहीं मिल रहा, इन्हें फर ही दे दिया जाता है, मूढ़ी, सूखा नमक। सीतामढ़ी समस्तीपुर स्टेशन पर आपने देखा ही पिछले दिनों किस तरह से सूखा चूड़ा और पानी दे दिया गया, और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की अव्यवस्था क्वारंटीन सेंटर में। और ये पहली खबर नहीं है, इस तरह की अनेक खबरें बिहार के अलग अलग हिस्सों में यूट्यूब से लेकर वहां के चैनलों पर, अखबारों में छप रही हैं, लेकिन दिखाने के लिए कुछ और दिखाया जा रहा है। आज जब मनीष बताएंगे, मनीष मेरा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे थे तो लग रहा था कि वही तस्वीरें ज्यादा सच्ची हैं, इनकी भूख, इनका प्रदर्शन, इनका विद्रोह सब झूठ है। रवीश, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे वो सारा आईवास था, क्योंकि जब वो ये सारी समीक्षा बैठक कर रहे थे मैं भी गया से पटना के रास्ते में था। कम से कम मैं 4 क्वारंटाइन सेंटर में, आपको गया जिले में, जहानाबाद जिले में और पटना के एक सेंटर में मैंने बाहर से देखा, और मैं आपको कह सकता हूं
कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया है वो आंख में धूल झोंकने के लिए है, वो मुख्यमंत्री को बरगलाने के लिए है, मुख्यमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए उनके बाबुओं, उनके अधिकारियों के द्वारा ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं जमीनों पे सोते हैं। आप कह सकते हैं कि 1000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं, उसमें 8 लाख से अधिक लोग हैं, तो इनके लिए सबके लिए चौकी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। हो सकता है उसकी बातों में सच हो, बातों में अधिकारियों के बातों में सच्चाई हो, लेकिन ये सच्चाई कैसे आप पचा सकते हैं कि एक क्वारंटीन सेंटर में जाते हैं तो वहां पर सरकार के द्वारा उन्हें लुंगी, गंजी और तौलिया दिया जाता है, और जो 3 अन्य सेंटर में जाते हैं तो वहां पे लोगों को कुछ नहीं मिलता है। खाने की जहां तक बात है, ये मजदूर इतने टूटे हुए हैं, जो आपने बोला मनोवैज्ञानिक दबाव, मैं आपको बता सकता हूं कि जो उनसे बात कीजिए तो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में नजर आते हैं। तो जो भी खाना मिल रहा है उसी को कहते हैं हाँ जी वो ठीक है, जो भी मिल रहा है अच्छा है। लेकिन अगर आप जाइए उनकी कंडीशन को देखिए, थोड़ी देर आप बात कीजिए तो वो एक तरह से फवक के वो टूट आपके सामने जो है ब्रेक कर जाते हैं, और वो फिर बताने लगते हैं कि किस तरीके से रात भर मच्छर काटता है। एक रूम में जो है 18-18, 20-20 लोगों को रखा जाता है, एक पंखे का इंतजाम होता है, बोलते हैं रात भर मच्छर काटते रहता है, उसी में उन्हें रात गुजारना है। क्योंकि इसका एक दूसरा सामाजिक पक्ष यह भी है रवीश कि जो लोग बिना क्वारंटीन होकर जाते हैं, गांव वालों की तरफ से उनको जमकर विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी को अपने देश में राजनेताओं ने एक ऐसा स्टिग्मा भी बना दिया है कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा भय व्याप्त हो गया है। लेकिन जहां तक आप कह सकते हैं कि ये जो क्वारंटीन सेंटर के वीडियो चलते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद आज पूरे देश में जो प्रवासी मजदूरों को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो उनको 10-10 दिन तक पैदल चलना पड़ रहा है, दिनों दिन उनको हफ्ते दिन तक खाने का दर्शन नहीं होता है, उसके लिए अगर एक व्यक्ति इस देश में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि अगर मार्च महीने में उन्होंने ट्रेनें नहीं रुकवाई होती, जो विशेष ट्रेनें चलाई गई थी, वो अगर ट्रेनें नहीं रुकवाई होती तो शायद आज ये दुर्गति नहीं होती। आज 1100 के करीब 1100 से अधिक लोग जो है प्रवासी मजदूर संक्रमित हैं। शायद उस समय जो 2 लाख, अगर आपको याद हो, जिसके लिए बिहार सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया था, उस समय जो 2 लाख लोग आए थे रवीश, उसमें एक भी मजदूर जो है संक्रमित नहीं था। और आज जो है, क्योंकि ये इनके पास इतनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। सच्चाई में आपको बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का गृह जिला है भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 10 दिनों से जो है कार्ट्रिजेस नहीं होने के कारण वहां पर जांच का काम नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्री के अपने उनके होम टाउन में अगर जांच नहीं हो पा रही हो तो उस देश का और उस राज्य का क्या भविष्य होगा रवीश। और ये इसीलिए ये सच्चाई सामने ना आ पाए तो आप टीवी पर क्या देख रहे हैं? आप टीवी पर किसी ना किसी बहाने धर्म से संबंधित मुद्दे देख रहे हैं। धर्म का पालन करने वाले, उसे ईमानदारी से जीने वाले इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो ये मीडिया नहीं दिखा रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। अब आप देखिए कि बिहार में अभी तक 55-60 हजार भी टेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो बताया जाता है कि हम 4 दिन ऐसा हुआ है, ये चौथा दिन है जब हम 1 लाख टेस्ट कर पाए हैं। 2100 से ज्यादा संख्या हो गई है बिहार में। और अगर स्वास्थ्य मंत्री के अपने गृह जिले में 10 दिनों से कार्ट्रिज खराब है और उसके कारण टेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सिर्फ गरीब नहीं है, ये सिर्फ मजदूर नहीं है, ये वो लोग हैं जो वर्षों से बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी से भारत के अलग अलग शहर सजे हैं और इनके भेजे गए पैसे से बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है। इनके साथ ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए था। इनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए था जिस तरह से विदेश में रहने वाले लोगों के साथ हुआ। उन्हें हवाई जहाज से आदर के साथ यहां लाया गया। बहुत ही गलत हुआ। ये अफसोस की बात है और राजनेताओं को हो सकता है कि इससे फायदा हो, क्योंकि ये मजदूर अपनी हालत की रिपोर्टिंग नहीं देख पा रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं और ट्विटर पर नहीं है। ये इनका सबसे बड़ा अपराध है, वरना वो देख लेते कि उनके पक्ष में कौन खड़ा है,
कौन चुप है और कौन उनके मारे जाने पर खाना पूर्ति कर रहा है। ब्रेक लेने का अब समय हो गया है। हमने प्राइम टाइम में जिस व्यक्ति को फॉलो अप किया था मुंबई में, वो अब पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपना वीडियो भेजा है, वो दिखाते हुए हम ब्रेक में जाएंगे। नंबर कौन सा है? 4 बजे सुबह में आए थे। पहला नंबर। 8 बजे की टिकट के लिए 4 बजे यहाँ पर लोग पहुँचे। हम बोलेंगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, 2000 रुपये 2500 रुपये मांग रहे हैं ऑनलाइन में। इतना दुखड़ा सुनाने से तो कोई होगा नहीं, बस जी रहे किसी तरीके से, सब परेशान है। मिल जाएगा 3-4 तारीख के जून का तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराएंगे। 14 को घर पे शादी है, जब नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या करेंगे। बड़ी मुश्किल से भागते हुए आए हैं और धूप में, इतनी धूप में लगता है वैसे बीमार हो जाएंगे हम लोग, क्या करें। 20 जून से आगे की टिकट मिल नहीं रही है। हाँ। और 20 जून तक की सारी टिकटें बुक हो चुकी है सर। अच्छा, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। परिमल हमारे साथ हैं। 2 संशोधन है। एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर तालाबंदी नहीं हुई होती तो 37,000 से लेकर 78,000 तक लोग मर सकते थे और 14 से लेकर 29 लाख तक मामले आ सकते थे। मैंने 70 लाख शायद बोल दिया था। और मनीष को ये कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने ये कहा कि दिल्ली में 1 लाख टेस्ट हो रहा, जबकि मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख प्रतिदिन टेस्ट किए जाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन बिहार में जाकर देखिए जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, अभी तक 2 महीने बीत गए, 60,000 भी टेस्ट नहीं हुए हैं। परिमल जरा बताएं, आपकी तस्वीरें देखकर मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि रेलवे ने 1 मई से लेकर अभी तक देह से दूरी के जितने भी सिद्धांत गढ़े थे या उनकी आड़ में योजनाएं बनाई थी, सबकी तिलांजलि दे दी है। बिल्कुल हुआ है ऐसा, क्योंकि रेलवे का ही हवाला था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से श्रमिक ट्रेनों में हम 75% ऑक्यूपेंसी ही रख रहे हैं, लेकिन बाद में उसको तोड़ा गया। उसके बाद जो नीतियां बन रही है लगातार, वो लग रहा है कि अचानक बन रही है। पहले आपने कहा कि 7 दिन एडवांस टिकट बुक करेंगे, फिर अचानक आपने 2 दिन बाद कहा कि 30 दिन एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा स्थिति बहुत साफ नजर नहीं आ रही है कि आखिर करना क्या चाहती है रेलवे। आप कह रहे हो कि 2 गज दूरी बनाए रखे, वो बार बार कहा जाता है, लेकिन जिस सिद्धांत का हवाला दिया जाता है उसको लेकर कहीं पे कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि आप उन दूरियों को खत्म कर दें। और जब रिजर्वेशन काउंटर पर लोग पहुंचते हैं, 100 के आसपास 112 लोग थे जब सुबह में हम पहुंचे वहां पर, तो छोटी सी जगह पे गेट के पास वो 112 लोग मौजूद थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो होगा पता नहीं। उसमें कोई आरपीएफ का जवान नहीं था। ये 7 बजे का वाकया है। कोई आरपीएफ का जवान नहीं, कोई दिल्ली पुलिस का जवान नहीं। और वहां पर सिर्फ वो लोग नंबर नोट कर रहे थे। 112 का आंकड़ा इसलिए मेरे पास है कि उस वक्त वहां पर पता चला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेलवे के बुलावे पर लोग वहां गए, जिन लोगों को एक जगह पे जुटने की इजाजत नहीं है, जिन लोगों को अभी कहा जाता है बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वो सिर्फ तकलीफ के मारे थे। वो उनकी बेचारगी इस बात को लेकर भी थी कि उनका एक्सेस इंटरनेट तक नहीं है। वो ऐसा तबका है जो गरीब है, जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। लगा टिकट खिड़की खुली है तो वहां तक पहुंच जाएं। लेकिन एक पालन खुद लोग अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन एक प्रशासन भी करवाएगा, क्योंकि जिस प्रशासन के बुलावे पर आप गए हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नाम की कोई चीज नहीं थी गेट के बाहर में, और ऐसे ही लोग खड़े थे। जो लाइन भी लगाई गई उसमें कोई ऐसी दूरी का ख्याल नहीं रखा गया, ना ही गोला बनाया गया।
तो एक तरफ रेलवे ने जिस दावे को शुरू में ये कहा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन के भीतर रखेंगे और श्रमिक ट्रेनों में हम 1200 मुसाफिर ले जाएंगे जहां पर 75% ऑक्यूपेंसी रहेगी, उसको धीरे धीरे तोड़ा है। इनफैक्ट जो ये ट्रेनें चल रही हैं उसमें जनरल बॉगी में भी ये कहा गया है कि रिजर्व लोग लाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटरनेट के जरिए जो बुकिंग होती है और जो टिकट खिड़की पे जो बुकिंग के लिए लोग आते हैं, कम से कम ये रेलवे को सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि आधा रिजर्वेशन उन लोगों को जरूर देना चाहिए जो टिकट खिड़की पर कतार में खड़े होंगे, क्योंकि वो गरीब तबका है और जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। जी, ये बहुत ही जरूरी सुझाव है परिमल आपकी तरफ से। गजाली चंडीगढ़ में हैं। गजाली, आप बताएं कि आपने किस तरह की अव्यवस्था देखी है जिसका नाम व्यवस्था है? जी देखिए रवीश, जो यहाँ पर आज बुकिंग में लोग आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर तो वही हैं जिनकी किस्मत श्रमिक ट्रेन ने साथ नहीं दिया। जहाँ पर किस्मत ने साथ नहीं दिया श्रमिक ट्रेन के वेट में, अब यहाँ पर भी जब वो आए हैं तो रेलवे स्टेशन से आधे किलोमीटर दूर बाहर खड़े हैं, तभी उनको ये सूचना मिल जाती है कि 20 जून तक सारी बुकिंग हो चुकी है। अब वो इस असमंजस में है, टिकट लें या ना लें। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगने से पहले की टिकट ली हुई थी, मई और जून की टिकटें, वो भी इस रश में खड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि जो उनकी टिकट की बुकिंग हुई पड़ी थी उसका क्या होगा। और तीसरा मसला, मैंने पहले भी कई बार ये बताया है कि जितनी ट्रेनें हैं रवीश, वो हर शहर से नहीं चल रही हैं। खास करके नॉर्थ में, पंजाब में कई प्रवासी मजदूर रहते हैं, काम करते हैं, कई हिमाचल से चले आ रहे हैं, कई ट्रेनें जो हैं अंबाला से खुलने वाली हैं, बुकिंग जो है चंडीगढ़ से हो रही है। तो इन सब मसलों के बीच जो है कई मजदूर ऐसे हैं जो घर से ये बोल के निकलते हैं वो चंडीगढ़ से अंबाला पैदल या जहां पर वो रह रहे हैं कि आज तो गजाली जी, तो क्या वो चंडीगढ़ से टिकट लेके अंबाला पैदल जाते हैं? प्रशासन की तरफ से तो कहा जाता, अब ये देखना होगा क्योंकि ट्रेनें 1 जून से चलेंगी। अगर आज जिन लोगों को कंफर्म टिकटें मिली भी हैं वो अब वेट करेंगे कि प्रशासन उनको कैसे ले जाए। पिछला एक्सपीरियंस उनका ऐसा रहा है कि वो प्रशासन पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यहां से 100 किलोमीटर से कम का फासला है अंबाला, हम उस दिन पैदल ही निकल लेंगे। तो इस तरह की मुसीबतें कह लें या दुश्वारियां हैं लोगों के लिए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली जानकारी देने के लिए और परिमल आपका। लेकिन आप रेल मंत्री के ट्विटर पर जरूर जाएं, वहां ये सब सच्चाइयां नहीं दिखेंगी, वहां सब आपको अच्छा पॉजिटिव दिखेगा। दिल्ली से गर्मी आ रही है तो सरकार को पानी की समस्या को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। एक इलाके से फोन आया कि उनके यहाँ कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, मैं इलाके का नाम भूल गया। लोग बड़े व्यथित थे, उत्तेजित थे, लेकिन हर समस्या का समाधान रवीश कुमार फिर नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने सामर्थ्य और संसाधन की सीमाओं के भीतर कि कितनी बातें आप तक लोगों तक पहुंचा दी जाएं, लेकिन क्या पता सरकार कहीं और इंटरव्यू देने में व्यस्त हो। तो ये जाते जाते आप देखिए रिपोर्ट, और ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर बात करता हूं। इसको देखो आपने ये तस्वीरें देखी, ये मॉडल रोड बना था ट्रंप के आगमन के समय। 5 करोड़ की लागत से कोई चलने वाला नहीं था, तो ये सड़क टूट गई। दरअसल ट्रंप के आगमन का इस तालाबंदी के दौरान या कोविड-19 की लड़ाई में बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, मील का पत्थर है, क्योंकि सारी सतर्कताओं को ताक पर रखकर अहमदाबाद में ये रैली की गई थी, सभा की गई थी। आगरा गए थे वो, और आज अहमदाबाद में 9000 से भी ज़्यादा केस हो गए हैं कोरोना के, लेकिन कोई उस दौर के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, ये जगतपुरी की तस्वीर है। दिल्ली जो शाहदरा और कड़कड़डूमा के बीच का इलाका है, दिल्ली में सैनिटरी का बहुत बड़ा मार्केट है,
फूल मियाँ के रेहड़ी के पास कुछ लोग लड़ाई करते हुए आए और उन्हें कुछ धक्का मुक्की कुछ हुआ होगा, लेकिन आसपास के लोग उनका आम लूटने लगे। गरीब फूल मियाँ का लोगों ने 30,000 रुपये का आम लूट लिया। सोचिए इस गरीबी में, इस कड़की में ये कितनी बड़ी बर्बादी है। इस दर्द को ना तो अंबानी महसूस कर सकते हैं, ना आनंद महिंद्रा महसूस कर सकते हैं, ना राहुल बजाज साहब महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए कि कभी इस दिल्ली में नहीं हुआ। गली गली हर मोड़ पर रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान लगाकर बैठे होते थे, कोई लूटने नहीं आता था। तालाबंदी के इस फैसले ने आर्थिक तौर पर इस तरह से ध्वस्त किया है और लोग लगातार अपमान से गुजर रहे हैं। एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो वो लोग शायद मजबूर हुए होंगे कि वो भी किसी का आम लूट लेते हैं। सड़क पर कोई फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला, हवाई जहाज चलाने वाला आम तो बेचता नहीं है, बेचता है फूल मियाँ, और उसका आम लोगों ने 30,000 रुपये का आम लूट लिया। ये दुखद घटना दिल्ली की है और आप देख लीजिए कि हमारे अपने ही नागरिकों के साथ क्वारंटीन सेंटर बनाकर किस तरह की उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शायद मजदूर गरिमा शब्द को बहुत कीमती, लग्जरी या विलासिता समझते होंगे, शायद ये हम लोगों का अपना नज़रिया होगा, लेकिन संविधान में जो स्वाभिमान का, जीवन के स्वाभिमान का, गरिमा का जो अधिकार दिया है वो तो सबके लिए दिया है ना, अमीर और गरीब सबके लिए। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में क्या हो रहा है, सूखा चूड़ा कहीं दे रहे हैं, कहीं फरी दे रहे हैं, कहीं बासी लिट्टी दे रहे हैं, लेकिन मीडिया में अपने ऊपर अच्छी कॉपी बनवाने के लिए 2-4 सेंटर को चमका दे रहे हैं। ये कब तक चलेगा इस देश में? उन मेडलों से होने क्या वाला है? तो आप देख लीजिए कि ये क्वारंटीन सेंटर, अभी ये तस्वीरें नहीं आ रही हैं क्योंकि इनके भीतर मीडिया नहीं जाने दिया जाता है, तो लोग खुद ही रिपोर्ट करके कैमरे से रिकॉर्डिंग करके, अब क्या पता इसे रोकने के लिए उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाएं ताकि सच्चाई बाहर ना आ पाए। तो छिपा लीजिए सारी सच्चाइयाँ, बंद कर दीजिए प्रेस और रह लीजिए झूठ के इस अंबार के साथ। मैं भी देखता हूं कितने दिन, कितने साल इस झूठ के साथ आप रह पाते हैं। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।